एडिटर हैं ऋषिकेश मुखर्जी, जो अपने आप में आगे चलकर महान डायरेक्टर बने। और स्टोरी है ऋत्विक घटक साहब की, जिन्होंने बंगाली फिल्म्स में उस दौर में बहुत कमाल कर रखा है, और स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है। डायलॉग्स हैं राजेंद्र सिंह बेरी जी के, सिनेमेटोग्राफी दिलीप गुप्ता जी की है, और किसी भी फिल्म का जो बहुत खास हिस्सा माना जाता है संगीत, वो है सलिल चौधरी जी का। गीत शैलेंद्र जी के हैं, और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं बिमल रॉय साहब। सबने मिलकर मेहनत की, और जो मेन कलाकार हैं, मुख्य कलाकार, वो दिलीप कुमार साहब हैं, विजंतीमाला जी हैं और प्राण साहब हैं। लगभग 166 मिनट की फिल्म बनकर तैयार हो गई। नाम दिया गया मधुमती। बरस था 1958। फिल्म की रिलीज होनी है, और उससे पहले बिमल रॉय साहब के सामने परेशानी आ रही है कि उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे खास बात है, उसमें ये देखा जाता है कि जिस डायरेक्टर की फिल्म ये है या जिस प्रोडक्शन कंपनी की ये फिल्म है, उसकी पिछली फिल्म का लेखा जोखा क्या रहा। तो लेखा जोखा ठीक नहीं था। एक ख्वाब पूरा किया था 1955 में बिमल दा ने, और ख्वाब था शरद चंद्र जी के महान उपन्यास देवदास पे फिल्म बनाना। वो फिल्म बनी, उसमें भी दिलीप कुमार साहब और विजंतीमाला जी थी, और साथ में सुचित्रा सेन जी भी थी। लेकिन जितनी उम्मीद से वो फिल्म बनाई गई थी, वो कामयाबी उस फिल्म को हासिल नहीं हुई। एक ख्वाब लगभग टूट गया। वही हुआ जो 1959 में कागज के फूल बनाते गुरुदत्त साहब के साथ हुआ था, 1966 में शैलेंद्र जी के साथ हुआ था तीसरी कसम बनाकर, और 1970 में राज कपूर साहब के साथ जोकर में हुआ था। यानी पब्लिक ने उस फिल्म को उस स्तर तक पसंद नहीं किया जितनी उम्मीद थी डायरेक्टर को। इसका नुकसान बहुत होता है। नुकसान ये होता है कि मखरूज हो जाता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उसको कर्जा उठाना पड़ता है, उस कर्जे पर उसको ब्याज देना पड़ता है, और फिर वो फंस जाता है और धंस जाता है। तो अब जब ये फिल्म रिलीज की जानी है, बरस 1958 है, महीना यही सितंबर का, कम सितंबर, ये सितंबर जो है बस यही महीना है। यहां फिल्म रिलीज होने पे लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी मुझे दिखाई देती है। विकिपीडिया तो बड़े आसानी से कह देता है कि भाई 12 सितंबर और 1958 को ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन एक बड़ी ऑथेंटिक सोर्स से मैंने चेक किया तो मालूम हुआ कि ये फिल्म जो है ये 19 सितंबर को रिलीज हुई। 19 सितंबर का मतलब बस ये 19 सितंबर जैसे जा ही रहा है। इस वक्त रात के लगभग 11:15 बजे हैं, 19 सितंबर की रात के लगभग 11:15, यानी दिन रात में कन्वर्ट हुआ है। रात आगे बढ़ती चली जा रही है, आसमान में बादलों के बीच में चांद खिलखिलाता जा रहा है, और 20 सितंबर की तरफ बढ़ रही है रात। तो 19 सितंबर ही है अभी इस वक्त जब मैं अपनी बात कह रहा हूं। क्योंकि इस सोर्स को मैं ऑथेंटिक मानता हूं, तो इसलिए हो सकता है कि यह फिल्म 19 सितंबर को ही रिलीज हुई हो। विकिपीडिया ऐसा नहीं मानता। आगे चलकर के देखता हूं कि फिल्म का जो सर्टिफिकेशन है, जो सेंसर बोर्ड देता है, वो 23 सितंबर का दिखता है। 23 सितंबर, क्योंकि 10-10 साल के बाद में रिन्यू होता है,
तो आखिरी रिन्यूअल जो है वो दिखाई देता है कि 23 सितंबर 1978, यानी 10-10 साल का रिन्यूअल। खैर जो भी कुछ है, इस कंट्रोवर्सी में क्यों जाना। मैं ये मान के चलता हूं कि आज जब मैं बोल रहा हूं इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने 60 बरस पूरे कर दिए हैं, क्योंकि मैं अभी भी इसको 19 सितंबर ही मान के चलता हूं कि वो इतनी ऑथेंटिक सोर्स है। फिल्म मधुमती। फिल्म की खास बात यह होती है कि गुजरते वक्त के साथ भी अगर वो फिल्म आपके जहन पे ताजा रहती है, आप उस फिल्म को भूलते नहीं है, तो उसका अपना एक मयार कायम हो जाता है। और ऐसी ही फिल्म है मधुमती। तो रिलीज होते हुए बड़ी एप्रीहेंशंस हैं, और एप्रीहेंशन यह है क्योंकि बॉम्बे ही गढ़ है, बॉम्बे में रिलीज होनी है, उसका अपना जो प्रीमियर है। विमल दा बड़े मुश्किल से हालात में है कि अगर ये फिल्म ना चली, क्योंकि इस फिल्म को अगर हम अभी से सोच करके चलें, ये अपने ढंग की एक अनकन्वेंशनल फिल्म थी। ऐसी फिल्म इस स्तर तक इससे पहले तो नहीं बनी थी। दिस वॉज फर्स्ट टाइम, क्योंकि स्टोरी ऋत्विक घटक साहब की थी, जो एज गुड एज एक जीनियस ही थे। एल्कोहलिक हो गए थे, ये एक अलग बात है, लेकिन एज गुड एज जीनियस थे ऋत्विक साहब। फिल्म रिलीज होती है और विमल दा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि फिल्म को कबूल कर लिया जनता ने, लोगों ने इसको इतना पसंद किया। उस जमाने में इस फिल्म ने, कहा जाता है कि लगभग 40 मिलियन यानी अराउंड 4 करोड़ रुपया कमाया। कहा जाता है कि 70-80 लाख रुपए लगे थे उस जमाने में, और इतना पैसा इस फिल्म ने कमाया। अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से कन्वर्ट करके देख लिया जाए तो आज ये फिल्म लगभग 450-500 करोड़ के करीब मानी जाती है। जैसे आजकल चल रहा है ना ट्रेंड के, उस फिल्म में 300 करोड़ कर लिया उसने, तो ये फिल्म आज के हिसाब से लगभग 450-500 करोड़ रुपए की मानी जाती है। तो इतनी बड़ी एक कामयाबी फिल्म मधुमती को मिली। अब फिल्म को मिला इतना एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन। हमेशा से एक बात मैं कहता रहा हूं, एप्रिसिएशन तो किसी भी क्रिएटर के लिए, आर्टिस्ट के लिए एक टॉनिक होती है, और अगर वो एप्रिसिएशन भरपूर मिल जाता है तो फिर उसके मन में कुछ और आगे करने की खुशी होती है। इतना ही नहीं, जब फिल्म फेयर अवार्ड अनाउंस हुए तो फिल्म फेयर अवार्ड में देख करके ताज्जुब हुआ सारी दुनिया को कि 9 फिल्म फेयर अवार्ड मिलते हैं इसको। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफर। सारे ही अवार्ड लगभग जितने मेन थे वो मधुमती को मिल गए। नेशनल अवार्ड भी मिला बेस्ट फीचर फिल्म का। ये एक अपने ढंग में एक अनूठी फिल्म है, ये बात तो जाहिर हो गई। और इससे भी अगर हम आगे चलें कि 60 बरस बाद, अभी पिछले दिनों मेरे दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने मेरे कहा कि कुछ मधुमती पे भी तो बोलिए। गाइड पे बोलते हैं, साहिबी गुलाम पे बोलते हैं, प्यासा पे बोलते हैं, कुछ मधुमती पे भी बोल दीजिए। मैंने कहा कि मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार हमारी महफिल में से कहीं से आवाज आई है कि फिल्म नैरेटिव भी ताबिंदा है। यानी ये दोस्तों का ये कहना कि कुछ कहिए इसके बारे में, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं कि आज मैं 60 बरस बाद इस फिल्म की बात कर रहा हूं, इसका जिक्र कर रहा हूं। किसी भी फिल्म को जो कामयाब माना जाता है, उसमें बड़ी बात ये होती है कि उस फिल्म का जो पायलट है, यानी उसका जो डायरेक्टर है, वो क्या है, वो कौन है, उसका मयार क्या है, और उसकी सोच, उसकी कैफियत क्या है। तो वहां तो पहले ही कामयाबी हासिल है कि विमल दा मौजूद है। देवदास को आप बॉक्स ऑफिस पे ही तो कह सकते हैं कि वो हिट नहीं हुई, आर्ट की दुनिया में तो उसको बड़ा पसंद किया गया। उसके डायलॉग्स, उसके परफॉर्मेंसेस सब फर्स्ट रेट थे। तो डायरेक्टर विमल रॉय ऑलरेडी 1953 में 2 बीघा जमीन बनाकर पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। तो पहली बात, डायरेक्टर बेमिसाल है,
दूसरी बात है जो टीम है वो एक मंजी हुई टीम है। तो किसी फिल्म में अगर ऐसी मंजी हुई टीम, जो एडवांटेज गुरुदत्त साहब को थी और जो एडवांटेज राज कपूर साहब को थी, टीम इतनी अच्छी मिली हुई है। और तीसरी होती है किसी फिल्म का संगीत, जो कि फिल्म आने से पहले ही रिलीज कर दिया जाता है। काफी कुछ डिपेंड करता है कि अगर फिल्म का संगीत अच्छा चल रहा है तो फिल्म के भी चल जाने के चांसेस होते हैं। अगर हम इस फिल्म की स्टोरी को खरीदने की कोशिश करें, मैं मान के चल रहा हूं कि चूंकि मेरे ज्यादातर दोस्त जो हैं इन महफिलों में, जिन महफिलों की संख्या 7 है, 7 में ऑनलाइन महफिल, इसमें मेरे ज्यादातर दोस्त जो में हैं वो हमदौरी हैं। हमदौरी मतलब एक ही दौर में हम सब ने वो सब कुछ देखा है जिसका आजकल हम जिक्र करते हैं, तबादला ख्यालात करते हैं। एक ही दौर में हमने वो सब देखा है। तो ज्यादातर दोस्तों ने मेरी ये फिल्म देखी हुई है, इसलिए इसकी कहानी को भी वो लोग याद करते होंगे। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक सीधी सादी कहानी दिखने वाली इसके पीछे इसकी न्यूएंसेस कितनी सारी हैं। शुरू ही जैसी फिल्म होती है तो इसमें संगीत जो चल रहा है, बैकग्राउंड में आ रहा है, वो अपने आप में अनूठा है। कास्ट आ रही है सामने और एकदम दिखाई देता है कि एक तूफानी रात है और उस तूफानी रात में 2 लोग जा रहे हैं चले हुए, उन्हें कहीं पहुंचना है। और रास्ते में एक जैसे लैंडस्लाइड होती है, पेड़ गिरा हुआ है या कोई लैंडस्लाइड, पत्थर टूटा हुआ गिरा हुआ है सामने, तो कार रुक जाती है। और कार रुक जाने का नतीजा ये होता है कि जो दोस्त हैं, मतलब ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो हैं दिलीप कुमार साहब और तरुण बोस साहब। दिलीप कुमार का नाम इसमें देवेंद्र है और वो पेशे से इंजीनियर हैं, और साथ में उनके तरुण बोस साहब हैं जो डॉक्टर हैं। तो दोनों रुक जाते हैं। तो ड्राइवर कहता है कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा रास्ता खोलने में। वो सामने देखिए ना एक हवेली है, तो आप उसमें चले जाइए और वहां जाकर के अपना टाइम बिता लीजिए। जैसे ही सड़क खुलेगी मैं आपको वहां से बुला लूंगा। दिलीप कुमार साहब वहां जाते हैं, तरुण बोस साथ में होते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो दरवाजा खुलता है। जो एक आर्किटेक्चर है इस हवेली का वो बड़ा गोथिक है। वो उसमें उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक गोथिक स्ट्रक्चर होता है किसी हवेली का, वो डिस्टिंक्ट होता है। तूफानी रात है, बड़ी तेज बिजली कड़क रही है, बारिश की आवाज आ रही है। दोनों के दोनों अंदर पहुंचते हैं, सामने चौकीदार मौजूद है। और जब अंदर पहुंचते हैं दिलीप साहब, तो मेथड एक्टिंग के बादशाह को क्यों हम बादशाही अदाकारी कहते हैं, वो यहीं से शुरू हो जाता है। यहीं से शुरू होता है, अंदर पहुंचने से। अंदर जाकर देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस जगह पे एक पेंटिंग होनी चाहिए। तो पेंटिंग का क्या हुआ? तो चौकीदार जो है वो एकदम से थोड़ा ताज्जुब में आता है और डॉक्टर भी ताज्जुब में आता है। भाई ये तुमको कैसे मालूम कि यहाँ एक पेंटिंग होनी चाहिए? चौकीदार कहता है हाँ जी यहाँ एक पेंटिंग होती थी, उग्र नारायण की पेंटिंग थी, वो जो इस इलाके के राजा थे, जमींदार थे, उनकी पेंटिंग थी। सच है। अब पूरा माहौल जो है उसमें अंधेरा है, हल्की हल्की रोशनी बनाई गई है लैंप के जरिए। जाकर बैठ जाते हैं तो वो खिड़की की तरफ जैसे ही डॉक्टर बढ़ते हैं तो पीछे से दिलीप साहब कहते हैं कि डॉक्टर आपको यहाँ से बाहर जो है एक झील दिखाई दे रही होगी खिड़की से। अब दिलीप कुमार साहब तो पीछे बैठे हुए हैं, इस वक्त उनका नाम है देवेंद्र तो पीछे बैठे हुए हैं। एक झील दिखाई दे रही होगी। तो डॉक्टर बड़ा एकदम से ताज्जुब, तुम तो यहाँ पहले कभी आए नहीं, तुमको कैसे मालूम यहाँ पे झील होनी चाहिए? अब लगने लगता है, दिलीप साहब कहते हैं कि न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये हवेली मेरी जानी पहचानी हुई हवेली है, जैसे मैं यहाँ से मेरी कोई वाबस्तगी है। अब इतने में एक बैकग्राउंड से हल्का हल्का संगीत आता है, एक सुर भी सुनाई देता है, आजा रे परदेसी। और मैं तो कब से हल्का सा सुनाई देता है। उसके बाद फिर यही एक बार आवाज सुनाई देती है। तीसरी बार में जाकर के गीत सामने पूरे का पूरा आता है। और अब फ्लैशबैक में चले जाते हैं देवेंद्र यानी दिलीप कुमार साहब। फ्लैशबैक में जाते हैं और वो पुराना समय, पिछले जन्म का उन्हें याद आ रहा है।
और सबसे पहले ही उस जन्म में जैसे वो एक एस्टेट के मैनेजर होकर के जा रहे हैं, और एस्टेट के मैनेजर होकर के जा रहे हैं, श्यामगढ़ जगह का नाम है, उग्र नारायण की वो एस्टेट है, और उग्र नारायण का जो रोल इसमें अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राण साहब। जब ये फिल्म ज्यादा नहीं चली थी देवदास, तो उसका दुख दिलीप साहब को भी हुआ था, बिमल राय साहब को तो होना ही था, लेकिन वैजयंती माला को भी उसका दुख हुआ था कि भाई इतनी अच्छी फिल्म हम लोगों ने मिलकर बनाई, जितनी कामयाबी होनी चाहिए थी उतनी वो हुई नहीं। तो वहां क्या है कि अब ये फिल्म बननी जब है तो इसमें पहली 2 फिल्म्स के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था बिमलदा ने, दिलीप कुमार और वैजयंती माला। अब इसमें प्राण साहब को वो इस रोल के लिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि प्राण उस जमाने में बड़े ही अच्छे विलन के रूप में स्टैब्लिश हो चुके थे। प्राण साहब की खासियत ये थी कि उनकी आंखों में इतना दम था, उनका लहजा बोलने का इतना बुलंद था। सुना यह जाता है कि काफी अरसे तक उस दौर में लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा, अपने बेटे का नाम प्राण नहीं रखा, क्योंकि प्राण एक ऐसा नाम बन गया था। तो प्राण साहब की बात जब आने की आई तो उसमें मान लिया वैजयंती माला ने भी, कहने लगी हाँ भाई एक अच्छी फिल्म बनने के चांस है, क्योंकि अब हम तीनों मिलकर के फिर से इसमें मेहनत करेंगे। और वो बड़ा रूथलेस कैरेक्टर है जो प्राण इसमें प्ले करते हैं उग्र नारायण का। चलती रहती है फिल्म इसी तरह से मैनेजर होकर, लेकिन पहले ही पल से दोनों के बीच में रंजिश आ जाती है, यानी मैनेजर आनंद और राजा जो कि उग्र नारायण, दोनों में रंजिश आ जाती है। यहां अब तक क्या है कि मधुमती आ चुकी है सामने, इतनी सुंदर लड़की है वो, और संकुचाई सी, इठलाई सी, शर्माई सी, जैसे शर्माहट उस जमाने में लड़कियों में होती थी, एक अदा होती थी उनकी, उनका एक हुस्न का दायरा होता था, उनके चेहरे पे सुकून इत्मीनान होता था, हुस्न जिसे कहते हैं ना, तो हुस्न होता था। देखते देखते अगर इश्क शहीद हो गया तो सच कहें तो हुस्न का भी अब वो मयार नहीं रहा जो उस दौर में होता था, क्योंकि उसके पीछे मासूमियत होती थी, वो मासूमियत तो अब रही नहीं। तो इतनी सुंदर लड़की। तो अब यहां से शुरू होता है फिल्म का एक और फेज। जगह है रानीखेत। इस फिल्म की शूटिंग करते हुए बिमल दा ने बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया था कि रानीखेत, जो कि उस जमाने में तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता था, क्योंकि ये जो इलाका कुमायूं और गढ़वाल है बाद में ये उत्तराखंड के नाम से बन गया, लेकिन उस उत्तराखंड के भी 2 मिजाज हैं, एक कुमायूं जिसमें नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा का हिस्सा आता है, और दूसरा जो है वो गढ़वाल जिसमें देहरादून, ऋषिकेश और ऊपर के और चारों धाम आते हैं। तो इसमें तो रानीखेत में इसकी शूटिंग तय की गई, क्योंकि रानीखेत बहुत ही सुंदर जगह है। मेरा वहां जाने का जब पहला विजिट मैंने वहां किया 1975 में, तब वो इतना सुंदर था, तो 58 में वो कितना सुंदर रहा होगा रानीखेत, क्योंकि अल्मोड़ा उसके पास में और नैनीताल से होकर वहां जाना बहुत ही छोटा सा और सुंदर हिल स्टेशन, वहां इसकी शूटिंग होती है। और वही हुआ कि गाना शुरू हो रहा है, हंसते खिलखिलाते हुए, इठलाते हुए। 34-35 वर्ष की उम्र होगी दिलीप कुमार साहब की उस वक्त जब ये फिल्म उन्होंने की, और गा रहे हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। बहुत दिलकश गाना है, रोमांटिक गाना है। नेचर को इतने खूबसूरत तरीके से इसमें दिखाया गया है कि ऐसा लगता है कि उस दौर में सचमुच नेचर की अपनी एक जगह पूरी थी। लेकिन यहां से जब वो मैनेजर वहां पहुंचते हैं तो ये दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक नहीं है इस हिस्से में। यह स्टेट जो है, सबसे पहले जो उसमें विलेनिश टच आता है वो मुनीम का दिखाई देता है। मुनीम जो कि शातिर है, उसने काफी गड़बड़ कर रखी है हिसाब किताब में। उसके बाद बीर सिंह नाम का एक गुंडा भी मौजूद है वहां पर।
और फिर जब आते हैं राजा साहब यानी उग्र नारायण, तो वो तो बुराई की इंतहा है। तो प्रकृति जितनी सादा और मासूम दिखाई देती है, उसके पीछे बुराई भी छुपी होती है, ये भी इसमें दिखाई देता है। अब एक तरफ मासूमियत है मधुमती, और दूसरी तरफ शैतानी है उग्र नारायण। यहां से फिल्म का एक नया मिजाज शुरू हो जाता है और डोरे डालने की कोशिश करता है उग्र नारायण मधुमती। वो उसके हाथ नहीं आती क्योंकि वो बहुत प्यार करने लगी है इस बीच में आनंद से। फिल्म आगे बढ़ती है। फिल्म में एकदम अचानक एक टर्न आता है। वो टर्न इस रूप में आता है कि उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करता है उग्र नारायण मधुमती को, और मधुमती कूदकर जान देती है अपनी। इस बीच में बड़े रोमांटिक सीन्स दिए गए हैं। और अब जब लौट कर आता है, देखता है आनंद, तो उसको बड़ा दुख होता है, लेकिन वो तलाश में निकलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती, क्योंकि हमें तो भी शादी करनी थी। और इसमें एक बड़ा अच्छा रोल जो है वो जयंत साहब ने भी प्ले किया। बड़े पावरफुल एक्टर थे जयंत, वो मधुमती के अब्बा का रोल किया है, बहुत अच्छा रोल किया है उन्होंने। तो अब क्या होता है कि ढूंढते फिर रहे हैं, इतने में उन्होंने देखा कि अरे ये मधुमती कहां से आ गई, इसके बारे में तो सुन रहे हैं, वो मर चुकी। अब वो एक बड़े हिस्टीरिकल फेज में पहुंच चुके हैं, तो वो जब उसके पीछे भागे जाते हैं उस लड़की के, जो अब उसके सामने बिल्कुल हूबहू एकदम से वो मधुमती है। उसके साथ लड़की के उसके परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं अरे नहीं, ये मधुमती नहीं है, ये माधवी है। तब जो आनंद है, जो दिलीप कुमार है, वो कहते हैं इसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू उससे मिलती है। तो अब फिल्म के बड़े अजीब फेजेस हैं, उनसे होकर ये फिल्म गुजरती है। और आगे चल करके दिलीप साहब ये तय करते हैं, यानी आनंद ये तय करते हैं कि बदला लेना है उस शातिर से, उस बदमाश से जिसका नाम उग्र नारायण है। तो एक प्लान ये लोग तैयार करते हैं, और प्लान ये तैयार किया जाता है कि माधवी जो कि मधुमती नहीं है, तो बिल्कुल शक्ल मिलती है। तो ऐसा करते हैं कि जब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कोई सबूत तो हमारे खिलाफ उग्र नारायण के लिए है नहीं कि उसने उसको मारा, तो कोई सबूत निकालने का तरीका ये निकालते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे कि दिलीप कुमार साहब उसकी हवेली में जाएंगे, उसकी पेंटिंग बनाएंगे, क्योंकि चित्रकार भी हैं दिलीप कुमार साहब, और वहां पे फिर उसको डराएंगे, और डरा के वो बोलना शुरू कर देगा। तो उसके लिए माधवी से रिक्वेस्ट करी उन्होंने कि माधवी आप मधुमती बन के वहां पर आ जाना। और ये सीन बड़ा अच्छे ढंग से पिक्चराइज्ड है। इसमें अपना मॉडल बने बैठे हुए हैं प्राण साहब, और पेंटिंग शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उसको ड्राने करते हैं। और उधर से माधवी मतलब जो कि हेल्प कर रही है मधुमती के रूप में, वो उसी तरह से तनी हुई सी मधुमती का रोल अदा करती हुई आ जाती है अंदर आकर के। और आखिर में एकदम से चिल्ला पड़ते हैं उग्र नारायण के, हाँ मैंने किया था, इस तरह से हुआ था, वो यहां से कूद कर मर गई। और उस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर आकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन यहां जो हिस्सा है इस फिल्म का वो बहुत ही पावरफुल है, और उसमें तो डायरेक्टर को जो उसका कमाल है उसके लिए सलाम करना होता है कि इस सीन को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। कि अब माधवी का धन्यवाद करना चाह रहे हैं आनंद, और उधर से एकदम से कार बाहर आकर के रुकती है, और उसके अंदर से एक लड़की वो जो है दौड़ के कहती है, अरे अरे आनंद गलती हो गई मुझसे, और मैं नहीं आ पाई, मेरा रास्ते में कार खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आई। यानी माधवी, अब माधवी अंदर आई। तो फिर ये माधवी थी तो वो कौन थी, और वो लुप्त हो जाती है मधुमती। ये अपने ढंग का एक अलग सा सीन है, क्योंकि अगर आप सुपरनेचुरल को मानते हैं, अगर आप घोस्ट को मानते हैं, तो मान लीजिए कि वो जो आई थी वो भी अपना बदला लेने आई थी, वो प्रेतात्मा थी। अब उसके पीछे पीछे भागते हैं आनंद यानी दिलीप कुमार, और वो उसके पीछे जाकर उसी जगह गिर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और यहां से आंख खुलती है आनंद की, दिलीप कुमार की। वो अपनी कहानी सुना चुके हैं, अब वो हाल में लौट आते हैं, इस दौर में लौट आते हैं। तो यहां ये बताया जाता है कि उनकी पत्नी ने आना था ट्रेन से, और वो उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं स्टेशन पे। तो वहां भी सामने जो आ रही हैं वो बिल्कुल माधवी और
मधुमती से मिलती हुई इनकी पत्नी, जिनका नाम है राधा, और उनके पास एक बच्चा भी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी और ये ऋत्विक घटक ही लिख सकते थे। किस अंदाज में, किस तरीके से उन्होंने इसको बनाया है, ये बड़ा कमाल है। दिलीप कुमार साहब ने देवेंद्र और आनंद दोनों का रोल अदा किया। एक तरह से कहें तो वैजंती माला जो है उन्होंने मधुमती, माधवी और राधा का रोल अदा किया। प्राण साहब ने उग्र नारायण का रोल अदा किया। जयंत साहब पहाड़ के राजा के रूप में हैं, तिवारी वीर सिंह के रूप में, तरुण बोस इनके दोस्त हैं। लेकिन उस जमाने में एक ट्रेंड और भी चला था कि फिल्में बड़ी भारी भरकम हो जाती थी, और उन भारी भरकम फिल्म्स का नुकसान क्या होता था? उनका नुकसान ये होता था कि उसमें कहीं मनटनी ना आ जाए, तो इसलिए कॉमिक रिलीफ देने के लिए एक हास्य अभिनेता को ले लिया जाता था। तमहीदी दौर में जो हास्य अभिनेता होते थे उसमें ये गोप होते थे और याकूब होते थे, और थोड़ा और इधर की तरफ आए तो राधा किशन बड़ी देर तक छाए रहे, और धीरे धीरे ये जगह महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब और बाद में राजेंद्र नाथ वगैरह ने ले ली। तो इस फिल्म में जॉनी वॉकर साहब को भी लिया गया। जॉनी वॉकर साहब को इसमें एक शराबी का सा रोल दिया है। तो दरअसल जॉनी वॉकर साहब अपने आप में खुद जब फिल्म्स में आना चाह रहे थे तो 1951 में फिल्म बन रही थी बाजी। तो बाजी में बलराज साहनी साहब जो थे उसके राइटर थे, डायरेक्टर गुरुदत्त थे। तो कहीं बलराज साहनी साहब ने देखा कि ये एक पतला दुबला सा आदमी जो है बड़ी अच्छी एक्टिंग करता जा रहा है और बड़े नेचुरल तरीके से शराबी की एक्टिंग कर रहा है। तो कहा गया कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम बदरुद्दीन है। तो बदरुद्दीन को कहा गया कि तुम फिल्म में एक्टिंग करोगे? तो उसने कहा हाँ, मैं तो शराबी का रोल बड़ा अच्छा करते थे। तो उन्हीं बदरुद्दीन का नाम रख दिया गया जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर जिन्हें हम जानते हैं उनका नाम असली बदरुद्दीन था। एक जमाने में बस कंडक्टर भी होते थे। तो अब क्या है, कॉमिक रिलीफ के लिए उसमें जॉनी वॉकर साहब को लिया, और जॉनी वॉकर भी जो हैं वो बड़े कमाल के एक्टर थे। रियल लाइफ में बड़े संजीदा थे, लेकिन सीन जब पर्दे पे होता था हंसा देते थे। तो कॉमिक रिलीफ इस फिल्म में जॉनी वॉकर साहब के जरिए मिलती है। मुझे ये फिल्म इतने बरसों बाद भी इसलिए याद आ रही है कि इसका सभी कुछ जो है वो बड़ा ग्रिपिंग है। राजेंद्र सिंह बेदी साहब के डायलॉग्स रोमांटिक भी हैं और रियलिस्टिक भी हैं। दरअसल वो दौर जो शुरू हुआ था आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में, उसमें रियलिस्टिक सिनेमा ने जन्म ले लिया था, जिसमें ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे और इधर चेतन आनंद साहब थे और साथ में विमल दास थे। लेकिन जब फिल्म नहीं चली देवदास, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसी फिल्म बनाए जिसे आम भाषा में कहते हैं कि वो कमर्शियली भी सक्सेसफुल होना उसका जरूरी था। तब ये फिल्म मधुमती बनाई गई थी। ग्रिपिंग टेल ऑफ सुपर नेचुरल। देखिए वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे जब आप पहुंचते हैं इस फिल्म में कि वो दौड़ करके आ रही है माधवी, अरे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी मैं, तो फिर अगर माधवी अब आ रही है जिसको कि एक्ट करना था इसमें मधुमती का, तो ये सारा कुछ इसका मतलब मधुमती ने किया था। वो कहां से आई, किधर से आई, कौन थी वो? बहुत सारी चीजें जो होती हैं, बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सवाल जवाब की मोहताज नहीं होती। जैसे 1990 में फिल्म बनाई थी लेकिन, तो लेकिन जो है वो भी इसी तरह से, मतलब क्या कहें, स्पिरिट्स पे एक फिल्म थी, मतलब घोष पे जैसे होता है। उसमें डिम्पल कपाड़िया एक ऐसा रोल अदा कर रही हैं। बहुत ही साफ सुथरी खूबसूरत फिल्म बनाई थी गुलजार साहब ने लेकिन। तो जब लेकिन फिल्म में देख रहा था, अभी कितनी ही बार मैंने उस फिल्म को देखा, तो 6-7 साल पहले भी मैं देख रहा था उस फिल्म को इस पे वीडियो पे। जब मैं पूरी फिल्म देख चुका लेकिन, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे शेयर करूं अपनी खुशी, और आखिर मैंने गुलजार साहब का नंबर मिला दिया, लैंडलाइन, और इत्तेफाक ही है कि गुलजार साहब ने फोन उठाया। अक्सर उनका जो सर्वेंट है वही उठाता है, लेकिन मेरी शायद खुशबख्ती थी, तो मैंने उस वक्त गुलजार साहब को फोन पे यही कहा, मैंने अभी आपकी फिल्म लेकिन देखी है, ए पोएम इन सेलुलॉइड,
एक पोएम इन सेलुलॉइड, और मैं समझ नहीं पाया कि मैं किससे शेयर करूं अपनी खुशी को, तो आपसे कर रहा हूं। तो दो चार बातें मैंने और कही, और गुलजार साहब ने भी मेरा धन्यवाद किया कि इतने बरसों बाद भी मुझे उनकी ये फिल्म इतनी अच्छी लगी। तो उसमें जो किरदार है वो स्पिरिट, डिम्पल एक जगह वो कहती है मुझे सायों से डर लगता है। अब ये गुलजार साहब भी कर सकते हैं कि मुझे सायों से डर लगता है। फ्लैशबैक के ऊपर जितनी पकड़ जबरदस्त गुलजार साहब की है, वो उसमें उनका जो अपना नैसर्गिक टैलेंट है वो तो है, लेकिन बिमल रॉय साहब के असिस्टेंट के रूप में जब काम किया तो बिमल दा का इस फिल्म में जो फ्लैशबैक के ऊपर पकड़ है वो जताती है कि वो असर तो रहता है संगत का। एक जगह गुलजार साहब ने कहा भी था कि भाई देखो, बिमल रॉय हमारे प्रिंसिपल होते थे और ऋषिकेश मुखर्जी साहब हमारे हेडमास्टर होते थे, तो ऐसे गुलजार साहब ने खिला जाके इसके। तो इस फिल्म की बात यही है कि इसमें वो जो एक घोस्ट का टच आ जाता है वो है अपने आप में, और आप उसे क्या मानते हैं, आप उसे कैसे मानते हैं, ये चॉइस अब आपकी है। अपने ढंग की एक अनूठी फिल्म, वेरी वेल रिटन। आज 60 बरस के बाद मैं उसी दिन इस के बारे में बात कर रहा हूं। ये रात पार हो गई, 19 सितंबर अब 20 में कन्वर्ट हो गया, तो आज मेरी प्यारे शहर जो है ये मध्य रात्रि की एक तकरीर है, बयान है मध्य रात्रि में। और आज मैंने इसलिए इस पर बोलना सुबह 4 बजे की बजाय रात को शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूं कि आज ही का दिन है जब ये फिल्म इतनी कामयाबी के साथ में दिखाई जाने लगी। जैसा मैंने अभी कहा कि 3 ही हिस्से मेरे हिसाब से फिल्म के होते हैं। अदाकारी फर्स्ट रेट है इसमें। दिलीप कुमार साहब ने जो मेथड एक्टिंग के बादशाह माने जाते हैं, उनका बोलने का, उनका लहजा, न जाने क्या क्या मन में आता रहता है। तुम नहीं आती हो जब, न जाने मन क्या क्या करता रहता है। क्या रोमांस है, चेहरे पे हल्का सा वो लट, वजूद के अंदर वो इनफरादियत, और क्या उस शख्स की मौजूदगी है। कितने रोमांटिक भी दिखाई देते हैं इस फिल्म में वो, क्योंकि ये फिल्म बनी ही ऐसे मिजाज और ऐसे माहौल में थी। वैजंती माला जो हैं उनको 3 किरदार इसमें निभाने पड़ते हैं, मधुमती, और उसके बाद माधवी, और उसके बाद राधा आखिर में। वो तब तक एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लोग समझ चुके थे कि साउथ से जो टैलेंट आ रहा है उसमें वैजंती माला जी का बड़ा रोल है। और बाद में उन्होंने प्रूव भी किया ओवर द ईयर्स, सभी एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया वैजंती माला जी ने, और आज भी वो सेहत सलामती से मौजूद हैं, आज भी नृत्य करती हैं, बहुत अच्छी डांसर उनको माना ही गया है। तो वैजंती माला जी का रोल भी इसमें बहुत अच्छा। प्राण साहब का क्या कहना, प्राण साहब और दिलीप कुमार साहब के बीच में तो कुछ खास ही था, जो आगे चलकर हमें दिखाई देता है। फिल्म दिल दिया दर्द दिया 1966, और उसके कुछ अरसे के बाद में राम और श्याम, और उसके बाद में आदमी। तो ये जो इन दोनों के बीच में एक समीकरण बैठता था वो बड़ा कमाल था। खास तौर से प्राण साहब और दिलीप कुमार साहब की अदाकारी जो दिल दिया दर्द दिया में है वो तो बेहतरीन है। प्राण साहब भी आखिरी दिनों में डिमेंशिया में आ गए थे, 90 पार कर चुके थे। तो जब एक सालगिरह मनाई जा रही थी, तो सालगिरह प्राण साहब की जो मनाई गई उसमें उनके साथ ही मंच पर बैठे हुए थे शम्मी कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब। तब तक दिलीप कुमार साहब अपना अच्छे अंदाज में थे, उनकी सेहत भी ठीक थी, और तीनों के तीनों मंच पर बैठे हैं। मेरे दोस्त वहां पर गए थे और वहां उन्होंने देखा कि प्राण साहब बिल्कुल सन्न एकदम से बैठे हुए हैं, मतलब कोई रिएक्शन नहीं। अब अगर आप देखें दादा साहब फाल्के अवार्ड जब प्राण साहब को दिया गया कुछ बरस पहले, तो उसकी फुटेज अगर आप देखें तो आप देखें कि प्राण साहब को कुछ मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो डिमेंशिया में है। तो वो जब इस तरह चुपचाप बैठे तो दिलीप कुमार साहब ने धीरे से उनके होंठों को छुआ। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, वो इसके चश्मदीद गवाह थे इस सीन के। धीरे से उनके होंठों को हिलाया प्राण साहब के, और शम्मी कपूर साहब देख रहे हैं। तो दिलीप कुमार कहने लगे, ओए बोलदा क्यों नहीं, और कुछ बोलदा क्यों नहीं, क्योंकि तीनों ही पंजाबी थे। तो इधर शम्मी कपूर हंस रहे थे, उधर प्राण साहब चुपचाप थे। और आज उसी स्थिति में दिलीप कुमार साहब हैं, क्योंकि वो भी नहीं कुछ बोलते। उस वक्त वो कह रहे थे कि वो बोलदा क्यों नहीं,
आज सायरा जी कहती होंगी दिलीप कुमार साहब को, कुछ बोलिए साहिब, कुछ बोलिए ना, लेकिन दिलीप साहब कुछ नहीं बोलते। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है। और मधुमती में बहुत ही उम्दा एक्टिंग की दिलीप साहब ने। वैसे तो वो कौन सी फिल्म ऐसी है जिसमें वो कमी छोड़ते थे, कोई किसी फिल्म में कोई कमी कभी वो छोड़ते थे ही नहीं। यही उनका मेयार था और यही उनका कमाल था। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका संगीत इसके आने से पहले ही रिलीज हो चुका था। 14 मार्च 1958 को ही इसका संगीत रिलीज कर दिया गया और इसमें जो गीत थे वो बहुत खूबसूरत, दिलकश, अपने ढंग के अनूठे। जब मैं इस फिल्म को देखा करता हूं तो उसमें मैं इस बात पर खास ध्यान रखता हूं कि वो जो इसमें तरतीब है, सबसे पहले आ जा रे परदेसी पूरा गीत गाते हैं और वही जंगल के अंदर दिलीप कुमार साहब। उसके बाद में जुल्मी संग हाथ लड़ी, ये एक बहुत ही रसीला गीत है। इसमें इसके बाद में घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। अब ये जो घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, इसकी धुन जो है वो आजा रे परदेसी के बीच का जो गैप म्यूजिक है वहां बज रहा है और उस पर ही पूरा गाना बना दिया। और फिर आता है दिल तड़प तड़प के रह रहा है आ भी जा, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा। तो ये जो गीत है इसके शुरू में हल्का सा जो गिटार का टच है, ये कहीं जैसे ईस्टर्न यूरोपियन संगीत फोक म्यूजिक होता है। सलिल दा ने लगभग वैसा म्यूजिक इसमें दिया है। मान लीजिए कि जैसे हंगेरियन म्यूजिक होता है, कुछ उस तरह का। क्योंकि ये महारत हासिल थी सलिल दा को कि वो ईस्टर्न यानी हमारे क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल दोनों में ही माहिर थे। उनको बड़ी पकड़ थी दोनों तरह के म्यूजिक पर। तो अब होता है ये दिल तड़प तड़प के, इसके बाद में बिछुआ। इस गीत की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो मन्ना दा ने एक इंटरव्यू में कहा कि लता जी के साथ वो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और बीच में एक जगह बड़ी ही सेंसुअस अंदाज में एक्सटेम्परे बर्जास्ता लता जी करती ओए ओए ओए। अब ये जो ओए 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 किया तो ये उसमें रिहर्सल में नहीं था, ये लता जी ने अचानक किया और मन्ना दा कहने लगे कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए एकदम से, इतने अच्छे अंदाज में लता जी ने इस हिस्से को किया। अब ये जो है बिछुआ गीत तो आज भी फोक म्यूजिक में कोई मुकाबला ही नहीं रखता। क्या म्यूजिशियंस थे उस जमाने में। क्योंकि सलिल दा ने जब ये संगीत बनाया तो इसमें उन्होंने शंकर जयकिशन के जो चीफ असिस्टेंट अरेंजर थे, जिन्हें सेबेस्टियन साहब के नाम से जाना जाता था, उन्हें इसमें अपने साथ ले गया था, सेबेस्टियन साहब को। और अपने उनके असिस्टेंट कानू रॉय होते ही थे, कानू रॉय जो बाद में जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी दिया जैसे अनुभव में। तो अब ये गीतों का सिलसिला है। एक आधा गीत मज़ाहिया भी देने की जरूरत हो जाती थी उस दौर में, क्योंकि पब्लिक जो है सीरियस फिल्म को देखते थोड़ा। तो इसमें जंगल में मोर नाचा मोहम्मद रफ़ी साहब ने जॉनी वॉकर साहब पर किया। हम हाले दिल, अब ये एक मुजरा है, सुनिए कि न सुनिए। अब ये मुबारक बेगम साहिबा की आवाज में है, लेकिन इसका एक मुखड़ा ही होता है और फिल्म वहीं कट हो जाती है, ये गीत वहीं कट कर दिया जाता है, फिल्म आगे बढ़ जाती है। अब जैसा उस दौर में होता था कि एक गीत कम से कम उदास फिल्म में होना जरूरी है। और क्या दिलकश अंदाज है, क्या दर्दीला अंदाज है। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गवाया है। क्या रस है, क्या दर्द है इस गीत में। और रफी साहब की आवाज और शैलेंद्र जी के अल्फाज। ये वो दौर है जिस दौर में शैलेंद्र जी बहुत कमाल कर रहे हैं। कोई दुख दर्द उनकी जिंदगी में नहीं है। दुख दर्द तो 1961 से शुरू हुआ, 1961 से जब तीसरी कसम बनानी शुरू की। इस वक्त तो सब कुछ ठीक है, इसलिए ज्यादातर जो गीत हैं इस फिल्म के वो रसीले हैं, उनमें एक अलग ही। और आखिर में जाकर फिर
एक जो स्टेज हो रहा है तो स्टेज पे फिर से बिछुआ दिखाया जाता है, वही मैं सोचता हूँ कि क्या रिकॉर्डिंग होती होगी उस जमाने में, ऐसे मधुर गीत बनाए हैं इस फिल्म के लिए। और लेकिन सबसे ज्यादा मकबूल जो होता है इसमें गीत वही सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम कहीं खो न जाए कहीं। इस गीत के बारे में कहा तो ये जाता है कि पहले ये गीत तलत महमूद साहब को दिया जाना था, क्योंकि बिमल दा बहुत पसंद करते थे तलत साहब को। लेकिन कुछ ऐसा लगने लगा कि सलील दा का ख्याल था अगर ये गीत ठीक है तलत साहब गाएं, लेकिन तलत साहब का कहना यह था कि इस वक्त मुकेश को काम की जरूरत है, मुकेश साहब को काम की जरूरत है, क्योंकि मन्ना दा जो है राज कपूर साहब के लिए गाने लगे थे 56, 57, 55 में भी, तो थोड़ा काम फिसला हुआ था। तो उन्होंने कहा सलील दा ये गीत आप मुकेश साहब से गवाइए ना, उनको इस वक्त जरूरत भी है और वो गाएंगे बड़ा अच्छा इस गीत को। तो सलील दा को वक्त लगा पहले तो दिलीप कुमार साहब को समझाने में और उसके बाद में बिमल दा को समझाने में, लेकिन इसी बरस में एक और गीत मुकेश साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए गाया था, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। यही 1958 फिल्म यहूदी, शंकर जयकिशन और वहां भी शैलेंद्र साहब। तो ये गीत सुहाना सफर जो है ये मुकेश साहब के हिस्से आया, एकदम ताजा शादाब गीत है ये। और इसके बीच में जैसे वो होते हैं ना शेपर्ड अपनी एक खास ऑर्डर करते चले जाते हैं, वो हुआ भी यही था कि सलील दा जा रहे थे खंडाला के आसपास, तो वहां पे एक जो गडरिया जिसे हम कहते हैं, जो शेपर्ड जो भेड़ लेकर जाता है, वो ऐसे ही करता जाता ऑर्डर करता हुआ, तो वो आवाज को ख्याल में रखते हुए ये इसमें इस्तेमाल कर दिया सलील दा ने। बहुत ही अच्छी मधुर आवाज लगती है वो बीच में, वो गोरी नदियों का चलना मचल कर